लेक्चर नंबर 81 पार्ट बी। अच्छा सिर्फ एडजस्टमेंट ना, ये गलती से नंबरिंग गलत होगी, ये एडजस्टमेंट 2 और 3 पढ़ लें, अब ये तो साथ साथ होती रहेंगी, वो तो आसान है। एडजस्टमेंट 2 और 3 पढ़ लें। पढ़ लिए एडजस्टमेंट 2 और 3? चलें जी, फिगर्स पोस्ट करवाएं। अनएडजस्टेड पीपी 1160 प्लस आगे इन्वेस्टमेंट्स वर्किंग 1.1 में चली गई है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आज वो वाला मसला नहीं है इसमें। 440 प्लस यानी पेरेंट ने कोई सब्सिडरी को नहीं दी हुई बिल्डिंग वगैरह, पढ़ लिया आपने। आगे इन्वेंट्री, आगे इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है ना, वो उधर ले गए हैं, ठीक है। जगह छोड़ें गुडविल की और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वगैरह की। +1 अदर करंट एसेट्स प्लस और शेयर कैपिटल पेरेंट का, सब्सिडरी का और जी 5 नहीं है, कोई हरज नहीं है, दोनों के सरप्लस का अकाउंट खोल लें, कोई हरज नहीं है। पहले जरा आरईज लिखवा दें मुझे। 618 और जी 4। अच्छा अब एक काम करें, दोनों ही अकाउंट खोल लें, खैर है। इसके नीचे अकाउंट अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल इस फिगर का नाम बता दें, इस फिगर का नाम बता दें SQRS, बोलें SQRS। SQRS क्लोजिंग प्री यहां आ जाएगी, हो सकता है पी भी, मुझे नहीं पता, नीचे जाके देख लीजिए। जरूरी नहीं कि जीरो का मतलब ये नहीं रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, होते इसके रिवोल्यूशन लॉसेज आ रहे हो, खोल लेंगे ये भी, खैर है। वर्किंग 3.1 PRS, लेकिन इधर नाम अजीब सा है, कितना 0। चले जी 2 मिनट नोट। लाइबिलिटीज जल्दी करेंगे। वही बोलो क्या चला गया। ये दे देना फिर। ठीक है कोई मसला नहीं, मिल जाएगा, ठीक है कोई टेंटेटिव बन गए। बार बार नाम बोले इन दो अकाउंट्स के, SRS में क्लोजिंग चला गया और PRS में भी क्लोजिंग चला गया, CRS P अकाउंट खोल लिया। आ जाए तो भाई, तो रखो जरा पहले, अब आ जाओ। एट एक्विजिशन डेट SRE
एंड एस सरप्लस वाज 515 एंड 105। ये दोनों कौन से हैं? साल के पहले दिन, प्री प्री। ये दोनों कौन से हैं? प्री। प्री कितना है? 515। क्योंकि आ रहा था सरप्लस इसलिए फिर प्री भी होगा कुछ। ये सऊदी किंग को देने 150 में से ये सऊदी किंग को दे दें। बेसिकली सऊदी किंग को नहीं जाता, इधर जाता है, फिर इमरान खान को भी ये मिल जाता है। पुरानों को दे दें ये प्री है, इसकी एंट्री बैलेंस शीट के फेस पे नहीं आई, यहां से ऑलरेडी वो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है। प्री आ रही आ गई और प्री सरप्लस आ गया। फर्दर कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स फॉर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कॉस्ट मॉडल पे होंगी, कोई मसला नहीं। और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं है कि पी ने एस को दी हुई है। ये पी ने अपनी बिल्डिंगें अपने लोगों को किराए पे दी हुई है, एस ने अपनी बिल्डिंगें अपने को अनजान लोगों को किराए पे दी होंगी। तो फर्दर कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड नेट एसेट्स फॉर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड कैरिंग वैल्यू बाय 160। जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हर चीज को फेयर वैल्यू पे लाना होता है, पीपी को, इंटेंजिबल्स को, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को, सब चीजों को फेयर वैल्यू पे लाना होता है। प्लस अब एंट्रीज नहीं करनी पेपर में, टाइम नहीं होगा इतना, इसी तरह करनी है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये सरप्लस एक्विजिशन डेट वाला है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला है, इसमें ऑलरेडी वो रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं फॉलो कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे तो वैसे भी सरप्लस आता नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे तो अगर कुछ आए भी तो वो जाता उधर है P&L में। तो बहरहाल कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस है कितना? 160। अब डिप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। द रिमेनिंग लाइफ इज ये बोथ AL एंड SL सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कॉस्ट मॉडल है। भाई सब्सिक्वेंटली तुम लोग कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो, ठीक है, एक्विजिशन डेट वाली एंट्री हमेशा करनी है। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी? 8 years। डेप्रिसिएशन इन SRE डेबिट कितनी? SRE डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। AL follows cost model where SL follows revaluation model for PPE। इस वजह से AL की किताबों में 0 आ रहा है और सब्सिडरी की किताबों में 150 आ रहा है। AL कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं? कॉस्ट। और सब्सिडरी रिवैल्यूएशन मॉडल। तो सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को तो फेयर वैल्यू पे लेके जाना पड़ा क्योंकि वो कॉस्ट पे थे, लेकिन इसके पीपी तो ऑलरेडी रिवैल्यूएशन मॉडल पे थे। तो पीपी जब ऑलरेडी रिवैल्यूएशन मॉडल पे थे, बस यहां तक एक कहानी जरा सोचें, पेरेंट कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं और सब्सिडरी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट से बराबर होता है, यानी हर ईयर एंड पर वो कॉस्ट मॉडल पे डेटा हुआ है, ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे डेटी भी है। इसकी वजह से एस का आरएस नजर आ रहा था और पी का आरएस नजर, इसलिए अब हमने डिसीजन लिया कि ये जब कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है तो फिर पॉलिसी तो इसके मुताबिक उसकी होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली जितना सब्सिडरी का सरप्लस है उसका पुराना तो दे देना ना सऊदी किंग को, उसका तो वो हक है, वो उसको दे दिया। आगे उसने, क्योंकि आप पेरेंट कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम बैलेंस शीट पे सरप्लस शो नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है? कॉस्ट। तो पेरेंट का आरएस है ही नहीं, तो बैलेंस शीट में जाना क्या, फिर कुछ भी नहीं। अगर एसएल भी कॉस्ट मॉडल फॉलो करती तो वो 45 का सरप्लस रिकॉर्ड ना करती। ये 45 उसने खुद ही दे दिया, देने की जरूरत नहीं थी। अगर एसएल भी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो ना करती तो वो 45 का सरप्लस रिकॉर्ड ना करती। ये सरप्लस इधर पड़ा कितना हुआ है? याद रखिएगा, ये वाला पिछले साल का 1 जनवरी साल के शुरू का था, ये प्री था। तो बाद में उसने फिर कितना रिकॉर्ड किया था?
हमें यहां से भी पता चल गया कि क्लोजिंग 150 था। देखिए क्लोजिंग आ रही और ओपनिंग आ रही दी हो, दरमियान में आ रही प्रॉफिट फॉर द ईयर है ना। तो हमने इस सब्सिडरी को खरीदा कब है? साल के पहले दिन। साल के आखिरी दिन सरप्लस एज ऑन कितना था? एज ऑन क्योंकि वो अपनी किताबों में रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही थी। जब हमने उसे खरीदा था तब सरप्लस कितना था? 105। तो इस साल सरप्लस कितना कमाया? अगर वो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो ना करती, कॉस्ट मॉडल फॉलो करती, तो वो 45 रिकॉर्ड ना करती। आप बताएं, उसने 45 तो रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। आप बताएं कल क्या बताया था कि अब मैंने 150 में से 105 पुरानों को दे दिया, वो दिया करना है हमेशा। बाकी 45 का सरप्लस जो उसने अपनी जाती किताबों में रिकॉर्ड किया हुआ है, ये कोई आपस की ट्रांजैक्शन नहीं है, यूनिफॉर्म पॉलिसी की वजह से करना पड़ा है। तो आप बता दें सरप्लस पड़ा ही कितना रह गया हमारे सवाल में सब्सिडरी का? 45। क्या ये मैं सीआरएस और निक्की को भेज दूं या मुझे इजाजत ही नहीं है रिवैल्यूएशन मॉडल की? अगर मैं इसको भेजता सीआरएस में और निक्की में, तो सीआरएस कहता मेरे पास तो रिवैल्यूएशंस पड़ी ही, तो मुझे क्यों भेज रहे हो? मैंने तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना ही नहीं। अगर भेजता सीआरएस में तो कैरिड ऑन बैलेंस शीट के फेस पे भी लाता, वो तो गड़बड़ हो जाती। अब बताएं, मैं 45 को ट्रांसफर नहीं, मैं 45 को ट्रांसफर नहीं करना चाह रहा, तो क्या करूं? अगर मैं 45 को ट्रांसफर नहीं करना चाह रहा तो कितों बंद, अगर मैं 45 को ट्रांसफर नहीं करना चाह रहा तो क्या करूं? यानी दोनों को नहीं देना चाह रहा। अगर वो वाला होता ना रिवैल्यूएशन मॉडल, तो मैं इसमें से थोड़ा सा सीआरएस दे देता, थोड़ा सा निकी को दे देता, जैसे लेक्चर 3 के अंदर कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर किए थे। अब उनको भेजूं या फारग कर दूं? फारिग करके क्या करना पड़ेगा? फारिग करके एक एंट्री कल मैंने बताई थी जो करनी पड़ेगी, एसआरएस डेबिट और उसकी अपनी किताबों में एसेट क्रेडिट, ताकि उसका पीपी नॉर्मलाइज होकर दोबारा किस पे आ जाए? कॉस्ट मॉडल पे। नोट कर ले, ये एंट्री कल दिखाई थी आपको, लिखवाई थी, लेकिन कराई नहीं थी किसी सवाल में। चलें जी, इसको याद करवाइएगा खुद आके ना, कल इंशाल्लाह इसको दोबारा 1.3 को डिस्कस करेंगे। बाकी सवाल में कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी उसने पंगा पुंगा लिया है आपसे ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज वाला, लेकिन ये फिर भी किसी हद तक हो जाना था। ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेटर पकड़ लें बस, मैं फिगर्स भी नहीं निकलवा रहा, कैलकुलेटर्स पे बस निकालें। ड्यूरिंग द ईयर एस कौन है? मेड अ सेल ऑफ 150 मिलियन, ये सोल्ड की फिगर आ गई। 2AL 150 का 40% लें, 60 आ गया। 60 का 20 नहीं, 60 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 20, 10। किसने बेचा? एसआरई डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। ये वाले नंबर जरूर ले लीजिएगा। S2P स्टॉक रिवर्सल, स्टॉक क्रेडिट कितने से? अच्छा वो 45 की एंट्री तो कर दें, एसआरएस डेबिट और एसेट क्रेडिट, ये पहले करें। एसआरएस डेबिट, ये लपेट क्यों दिया इस अकाउंट को, बांटा क्यों नहीं किसी में? क्योंकि पेरेंट मान नहीं रहा कि रिवैल्यूएशन मॉडल पे, इसको लपेट के खत्म कर दिया। अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट होता वो बताता, लैंड शैंड होगी फिर, अगर डेप्रिशिएबल एसेट होता फिर वो बताता। ओके, तो इस एंट्री में एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट कितने से? 10 से। आगे P acquired
भाई आप ऑडिट की क्लास में हो। वर्किंग नंबर 7. P acquired 5 million shares representing 25% platinum for 91 million. ये 91 मिलियन ऊपर इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ? एक्सेलेंट, उसमें पड़ा होगा क्योंकि अकाउंटेंट कैश की एंट्री भूलता नहीं और उसने इन्वेस्टमेंट इन एस नहीं लिखा, इन्वेस्टमेंट एट, बस फिर सारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे पड़ी होंगी। तो क्या करें? टेक टू वर्किंग 7. 856 में से 700 पहले ही ले गए हैं, अब कितना लेके चले जाएं? 91. याद रखिएगा अकाउंटेंट कैश की एंट्री नहीं भूलता, कुछ नहीं लिखा हो तो ये कैश पेमेंट हुई होगी। टेक टू वर्किंग 7. वर्किंग 7 हम इधर ही कर रहे हैं। जी कितनी? 91. अच्छा खरीदा कब है? मिड ऑफ ईयर। ऑन जकम जुलाई पी एक्वायर्ड 5 मिलियन शेयर्स ऑन एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ उसके शेयर कुछ नहीं करने होते, मैंने बताया था। डायरेक्टर एक है, ठीक है। 6 महीने में प्रॉफिट कमाया 52। अल्लाह का शुक्र है 6/12 नहीं करना पड़ेगा, बड़ा ड्रामा है। 6 महीने में प्रॉफिट कमाया, ये सारा पोस्ट पैट है। पोस्ट का मतलब होता है खरीदने के बाद, ये सारा पोस्ट पैट है। पोस्ट पैट 7% लगाइएगा, 52 इंटू 25%, 13 नहीं, इसकी नेट करके सीआरई में एंट्री लेके जाते होते हैं, आपको याद होगा। अभी डिविडेंड भी पोस्ट करना है। आप बता दें क्लोजिंग और प्री आरई दी हुई है या मजबूरन नए फॉर्मेट बनाना पड़ेगा? नए फॉर्मेट में फिर डिविडेंड नहीं, ये तो सोचिए जरा, पूरा है या हमारा हिस्सा है? एक्सीलेंट, तंग करने लग गए आई कैप। AL हैज रिकॉर्डेड इट्स डिविडेंड इन अदर इनकम, ये हमारा हिस्सा है, इस पे 7% नहीं लगानी। कितने लोगों को पता चल गया था ये हमारा ही हिस्सा है? नहीं पता चला था। AL हैज रिकॉर्डेड इट्स शेयर अमाउंटिंग टू 5 एज अदर इनकम। 2 पंगे लिए उसने, एक तो इसको 6/12 कुछ बच्चों ने गलती से कर दिया होगा, हालांकि ये पोस्ट अगले 6 महीने का जब से हमने खरीदा हुआ है, इसको 6/12 नहीं करना था, परसेंटेज 7 लगानी थी, लेकिन इसको परसेंटेज नहीं लगानी। डिविडेंड बोलें, ओए बैलेंस शीट P&L के सवाल में ये डिविडेंड अदर इनकम में से माइनस होता है, लेकिन बैलेंस शीट के सवाल में मैंने कहा था अगर वर्किंग 7 कर दे तो नए फॉर्मेट में इस तरह आ जाएगा। अब इसको पोस्ट कर दें 13 और 5 का डिफरेंस लेके, 13 और 5 का डिफरेंस लेके, 13 और 5 8। चलेंगे, सवाल खत्म हुआ, क्या रह गया? मशीन डायरेक्ट निकालें, डायरेक्ट निकालें। ऑन यकम सितंबर 22, साल खत्म होने से 4 महीने पहले, गेन कैलकुलेटर के बगैर बताएं जरा, 108 और 60 का डिफरेंस 48। पहले डेफिशिएंट निकाल के रख लें, गेन को अपन देते हैं 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4/12 इंटू 4/12, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इंटू 4/12, डेफिशिएंट कितनी निकल आई? 4। गेन ग्रॉस कितना है? ग्रॉस 48 माइनस 4 44, लेकिन इस टॉपिक में साथ साथ परसेंटेज। अब 44 पे लगाएं परसेंटेज, कितनी परसेंटेज लगाइए? 25%। क्या जवाब आ गया? 11। ये 11 किसने बेचा? ए कौन है? पेरेंट। तो पेरेंट ने बेचा तो पेरेंट का गेन CRE डेबिट। किसने खरीदा? तो नहीं नजर आ रही, ए के एसेट्स तो नजर नहीं आ रहे, तो जोर कहां निकालें? इन्वेस्टमेंट्स पे। कितना निकला? कितना निकला? 11। P2 इस फिक्स्ड एसेट का गेन रिवर्स हो रहा है जी। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट P2A वाला
11। आगे चलें जी। A fair value of 22 million needs to be recorded on remaining investments. A fair value loss is to be recorded on remaining investment. रिमेनिंग की फिगर निकाल के 22 का लॉस रिकॉर्ड करने या बस 22 का लॉस रिकॉर्ड कर दूं, जैसे आपको पसंद है। चलो चलो निकाल लो, रिमेनिंग की फिगर निकाल लो। रिमेनिंग कितनी है? 60। यहां से भी एक इंडिकेशन थी कोई इन्वेस्टमेंट्स बची हुई है। 65 की इन्वेस्टमेंट बची हुई है। ये ना सब्सिडरी में होंगी ना एसोसिएट में होंगी, ये कुछ छोटी मोटी IFRS 9 में होंगी और ये FVTPL वाली होंगी। इसलिए कह रहा है बस फेयर वैल्यू लॉस। P&L लिखा तो नहीं हुआ लेकिन बाय डिफॉल्ट P&L ही है ना, तो वो एंट्री जो एंड पे करते हैं ईयर एंड वाली, अभी IFRS 9 के जो 4-5 सवाल कल होमवर्क में किए थे। तो फेयर वैल्यू लॉस रिकॉर्ड कर दो बाकी इन्वेस्टमेंट में। ये मेरे ख्याल से सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर है, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर है, उसने रिकॉर्ड नहीं किया ना। फेयर वैल्यू लॉस ऑफ 22 मिलियन नीड्स टू बी रिकॉर्डेड मींस इट वाज नॉट रिकॉर्डेड बाय पेरेंट। ये अदर इन्वेस्टमेंट्स किस में होंगी ये रिमेनिंग? पता नहीं, ना पेरेंट में है ना ये एसोसी सॉरी ना सब्सिडरी में है ना पता नहीं किस में होंगी। इसका लॉस रिकॉर्ड करें 22। एंट्री बताएं, एंट्री लॉस। एक्सेलेंट। CRE डेबिट, पेरेंट का नुकसान है ना, CRE डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एट द फेस ऑफ नहीं, हम वर्किंग 1.1 से रूट करा रहे हैं। ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी मैं निकालने लगा हूं, ये बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा मुझे बताइए रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स कितनी थी? रिमेनिंग 65। रिमेनिंग पर जब लॉस रिकॉर्ड करें तो उसका रिमेनिंग कितना रह गया? इस 22 की जनरल एंट्री कर दी, CRE डेबिट इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट। अब कितनी बच गई? 43 को बैलेंस शीट में ले जाए। किस नाम से? अदर इन्वेस्टमेंट्स। कितना? 43। ये फेस में चले जाएंगे। आगे कुछ एनसीए छोड़े, प्रोपोर्शनेट पे खुद कर लीजिएगा। अच्छा वर्किंग 7 का टोटल करा दें। अच्छा मैं डियर इधर देखें, इधर देखें, नीचे से किसी टीए को बुलाओ, शायद उस्मान और बिलाल दोनों नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट क्या थी एज पर? सर आप मुझे बताएं, ये सब्सिडरी खरीदी है, एसोसिएट खरीदी है, अदर इन्वेस्टमेंट है? भाई मुझे नहीं पता, मैंने इसलिए एज पर क्वेश्चन लिख ली। सवाल ने फौरन बताया 2 गलतियां की अकाउंटेंट ने, मैंने फौरन 2 गलतियां सही करके कहा अकाउंटेंट तेरी इन्वेस्टमेंट 1000 नहीं है, तेरी इन्वेस्टमेंट 856 होनी चाहिए थी। अकाउंटेंट ने कहा अच्छा 856 होनी चाहिए थी, बट स्टिल आई एम इन डाउट, क्योंकि सवाल वाले ने लिखा नहीं हुआ ये इन्वेस्टमेंट्स किस में है। सवाल वाले ने बैलेंस शीट पे लिखा इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट। अब मैं थोड़ा सा अकल लगाई तो मैंने कहा कि मैंने तो सब्सिडरी को 700 में खरीदा है, तो 700 को मैं वर्किंग 1 में लेके जाऊं या 856 को? अब अगर 856 को आप वर्किंग 1 में ले जाते तो नुकसान क्या होता? अदर इन्वेस्टमेंट्स बचनी नहीं थी, उनका रिवैल्यूएशन उनका लॉस भी नहीं रिकॉर्ड कर पाना था आपने, और वो 91 मिलियन जो आ रहा था उसके बारे में भी कोई कंजम्पशन लेनी पड़नी थी, पता नहीं 91 मिलियन कहां पड़ा हुआ है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जब ये फिगर 856 आ गई लेकिन ओरिजिनल फिगर 700 है, तो बेहतर है कि ओरिजिनल फिगर को वर्किंग 1 में लेके जाएं। जब सारी इन्वेस्टमेंट्स में से सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट निकाल दी तो बाकी जो मर्जी बचे। फिर मैंने एसोसिएट की निकाली, फिर भी सवाल कह रहा है कोई और लॉस आ रहा है, तो फिर मैंने देखा बाकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी पड़ी थी, उनका 22 थे। और बहरहाल यहाँ गलती होती भी तो 22 तो CRE में बच्चों ने ले ही जाना था, 22 को CRE में लेके जाने के नंबर मिल जाने थे। वर्किंग 7 का टोटल बता दें। 88। क्या नाम है इसका? इन्वेस्टमेंट इन कितना? 88। बाकी तो टोटल्स करने हैं बस, और कुछ नहीं। एनसीए किस पे? प्रोपोर्शनेट पे। बस एनसीए निकाल लीजिएगा, गुडविल जहां भी आ गई। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।